आपको बराबर रखना पड़ेगा ना अगर। हाँ हाँ क्या है अब तुम्हारा ये रहता है ना लॉ में क्वेश्चंस का सिलसिला बोलो मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन फिर शायद भरना पड़ सकता है। तुम्हें क्या एक एक पेज लिख के आएगा तू बस ठीक है वो 2-3 पेज में गाने लेना चाहिए ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर 2-3 पेज में तुम गाने लिख के आते हो तो कैसे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है चलो छोड़ो बात की बात बाद में समझ जाएगा 5 दिन ही है। टिक 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 चलो चलो yesterday डिस्कसिंग गॉर्डन्स अप्रोच टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसमें 2-3 चीजें बात ध्यान रखना। पहले फॉर्मूला इज के G1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100। ये ग्रोथ आपको डेसिमल में लेना पड़ता है कंपल्सरीली। एंड फॉर्मूला में D1 है, D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि यार कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड पे किया है तो पिछले साल के डिविडेंड में आपको ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। सो D1 is equals to D0 into 1 plus G. When I say 1 plus G, it is nothing but plus growth in percentage. But मैंने क्या बोला था MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने रिवर्स पूछ लिया मतलब क्या उसने आपको D1 दिया है ग्रोथ दिया है उसने आपसे D0 पूछ लिया तो आप D1 में से डायरेक्टली ग्रोथ का परसेंटेज माइनस नहीं कर सकते। तो इसलिए रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला गलत नहीं जाओ। D1 is equals to D0 into 1 plus G. नेक्स्ट हाउ टू एस्टिमेट दैट G। अब जितने एग्जाम में 7 नंबर क्वेश्चंस आए उन सब में G आपको ऑलरेडी दिया है बट देयर आर two methods to calculate growth. The first is average method, the second one is formula method. एवरेज मेथड के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि अगर हमको पास्ट डिविडेंड हिस्ट्री दिया है तो मतलब कंपनी ने पास्ट में कितना कितना डिविडेंड पे किया उसका अगर हिस्ट्री दिया है फॉर वट एवर द पीरियड इट इज तो हम क्या करते हैं सबसे लेटेस्ट डिविडेंड पकड़ते हैं और गिवन डेटा में सबसे अर्लीस्ट डिविडेंड पकड़ते हैं। तो ये अर्लीस्ट डिविडेंड जो लेटेस्ट डिविडेंड में कन्वर्ट हुआ है वो कितने साल में कन्वर्ट हुआ है वो निकालता है। तो आपको मिल गया अर्लीस्ट डिविडेंड विच इज प्रेजेंट वैल्यू लेटेस्ट डिविडेंड विच इज फ्यूचर वैल्यू वी गेट द गैप। तो हम चाहते हैं कि यार कितने रेट से वो ग्रो होगा दैट रेट इज नथिंग बट योर ग्रोथ रेट। ठीक है सो ये कंसेप्ट है आपका एवरेज मेथड टू एस्टिमेट व्हाट ग्रोथ। फॉर्मूला उसके लिए क्या है FB इज इक्वल्स टू PV इंटू 1 प्लस R रेज टू N जो आपने फ्यूचर वैल्यू पढ़ा था वो। जस्ट अ सेकंड मैसेज क्यों आ रहा है ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि ये N जो है ये ऑड है। अब कैलकुलेटर पे आपको ठीक है ठीक है ठीक है वेट वो जाएगा अपने कैलकुलेटर में आपको सेकेंड रूट मिलेगा आराम से 4th रूट मिलेगा 8th रूट मिलेगा बट इफ द नंबर्स आर अदर देन दैट तो ये स्टेप्स लगा के दिए थे करना पड़ेगा उसको मैं 12 बार फिर से नहीं समझा रहा आई होप लिखा है अपने स्टेप। सेकेंड मेथड इज डायरेक्ट फॉर्मूला विच इज ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। लॉजिक क्या है इसका कि यार कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है ग्रो करना है तो instead of raising finances from the other sources, what if we can use the internally generated finance, which is what? Retained earnings. But अपने पास अमाउंट है इससे अपने को रिटर्न नहीं मिलेगा वी हैव टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट समवेयर। तो ये है आप कितना रिटेन कर रहे हो और आर होता है ये रिटेंशन पे आप कितना कमा रहे हो। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट डिटरमिन करता है कि आप कौन सा रेट से ग्रो करने वाले। दिस इज वन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ग्रोथ। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है रिटेंशन रेशियो निकालना है। रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या था कल 100% माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। ये डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100 को अपन ने बोला था दिस इज नथिंग बट डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज व्हाट रिटेंशन रेशियो। आर ये यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको बट अगर नहीं दिया तो आर का फॉर्मूला बनता है ईपीएस अपॉन एमपीएस which is nothing but reciprocal of P ratio. P ratio is MPS upon EPS. इसका उल्टा करेंगे आप तो आपको R मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। यहां तक देखा था कल। Now we'll do some concept questions जिससे आपको कैलकुलेशन पे ग्रिप आ जाए। तो come to page number 28. Page number 28, question 28 onwards. आ गए क्वेश्चन बोल रहा है
कैलकुलेट रिटेंशन रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। दो केस है, दोनों ही केसेस में आपको रिटेंशन रेशियो कितना है वो निकालना है। सबसे पहली बात, रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या बोल, जो आपको मैंने कोई लिखा के दिया था, 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, वेरी सिंपल वर्ड्स। अब मुझे बताओ ये डीपीआर का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज डिविडेंड पे आउट रेशियो? इट वाज डीपीएस अपॉन ईपीएस इनटू 100। तो केस में देखो आपको डीपीएस दिया है 6 का, ईपीएस दिया है 10 का, तो डीपीआर कितना होगा? 6/10, 6/10 इंटू 100 विच इज 60%। तो B will be 100% minus 60% which is nothing but 40%। तो फर्स्ट केस में आपका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कितना होगा? 40%। ठीक है, दैट इज 100% माइनस योर डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, सेकेंड केस आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ने डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, तो B इज इक्वल्स टू 100% माइनस 80%, your retention ratio in the second case is 20%. Please see, are you getting these calculations? ठीक है, आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखो, कैलकुलेट प्राइस अर्निंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी रेशियो। मार खाएंगे अभी तुम, सच्चे में मार खाएंगे। पी रेशियो एमपीएस अपॉन ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। लुक एट केस 1, मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 50 रुपीज, अर्निंग पर शेयर इज 10 रुपीज। सिंपल, आपको एमपीएस दिया है, ईपीएस दिया है, तो नहीं पी क्या होगा? इट विल बी 50 is MPS, 10 is EPS, P ratio is 5, बट जब अपन इसको एक्सप्रेस करते हैं इसको बोलते हैं टाइम्स। P ratio is always expressed in times, so the answer is 5 times। सिंपल MPS अपॉन EPS करना है आपको, दोनों ही दिया है क्वेश्चन ने। नेक्स्ट केस बढ़िया है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स इज 25%। अच्छा जरा नोटबुक में जाकर देखो, आपने ये आर का फॉर्मूला क्या लिखा है? 1/P रेशियो। आपको आर दिया है तो क्या आप पी रेशियो निकाल सकते हो? वो आर का ही रेसिप्रोकल मारो। सो पी रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। तो 1 डिवाइडेड बाय, अब 25%, बोलो 1 डिवाइडेड बाय 25%, पर मत भूलना मार खा लेने तो 4 टाइम्स। अगर आप सिर्फ 1 डिवाइड बाय 25 करोगे, यू गो रॉन्ग। आइदर डू 1 डिवाइड बाय 25% और डू 1 डिवाइड बाय 0.25, whatever the case it is. The answer of the second case is 4 times. थर्ड केस आप जरा मार्क कर लेना, बिकॉज ये एमसीक्यू में पूछने के चांसेस है। करंट मार्केट प्राइस इज 50 रुपीज, ओके, करंट डिविडेंड पर शेयर इज 10 एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 80%। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? पी रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस। सर एमपीएस 50 रुपए का दे रखा है, आप चैलेंज इज टू कैलकुलेट ईपीएस। अपने को ईपीएस दिया है कि नहीं दिया है? अपने को बोला डिविडेंड पे शेयर 10 रुपए का है, डिविडेंड पे आउट 80 का है, तो टेल मी डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? DPR was DPS upon EPS into what? 100। आपको DPR कितना दे रखा है? DPS कितना है? 10 का है, डिवाइड बाय EPS into 100। therefore let me know EPS कितना आ रहा है? 1000 divided by 80। Please check, is your EPS 12.5? आ रहा है 12.5 EPS? तो अब आपके पास ये रहा मार्केट प्राइस 50 का, ये रहा ईपीएस
12.5 का, तो PE ratio is 50 divided by 12.5 which comes out to 4, which again comes out to 4 times. This is of case C. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 20% इज द रिटेंशन रेशियो, तो 1 डिवाइड बाय रिटेंशन रेशियो करके क्या मिलता है? मैं तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया। R is not retention ratio, B is retention ratio. This R is rate of return on retained earnings, it is R equal to 1 by P and not B equal to 1 by P. वो नेम मिसलीडिंग है, वो रिटेंशन रेशियो और B है इसका सिंबल, तो होता है कभी कभी वो, बट remember B stands for retention ratio, R stands for rate of return on retained earnings, and it is R which is reciprocal of P. B is not reciprocal of P ratio. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। निकालना क्या है? आर निकालना है। आर का फॉर्मूला क्या बोला मैंने आपको? आर इज रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशियो और ईपीएस अपॉन एमपीएस। फॉर द फर्स्ट केस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 50 रुपीज, करंट ईपीएस इज 10 रुपीज। तो आप आर कैसे निकालोगे? ईपीएस अपॉन एमपीएस। ईपीएस इज 10 रुपीज, एमपीएस इज 50। ऑब्वियसली जब आप इसको इंटू 100 करोगे आपको आंसर मिलेगा परसेंटेज में, तो 10 by 50 into 100, 20% is the rate of return on retained earnings. The first case, EPS upon MPS. सेकेंड क्या करना है आपको? बस रेसिप्रोकल मारना है। 4 का रेसिप्रोकल मारोगे, आंसर आएगा कितना? आंसर आता है 0.25 which can be expressed as 25%. लास्ट केस आप ट्राई करोगे, लास्ट केस यू विल ट्राई ऑन योर ओन। In fact, you can mark last case also for revision. लास्ट किसको बोल रही है? ठीक है, is it coming out as 25%? पच्चीस है। क्या क्या आपने सबसे पहले आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला इज ईपीएस अपॉन एमपीएस। यू हैव एमपीएस ऑफ 50 रुपीज। ईपीएस निकालना कैसे? आपको डीपीएस दिया है और डीपीआर दे रखा है, तो 80 इज इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, सो ईपीएस कम्स आउट टू 12.5। तो जब आप 12.5 डिवाइड बाय 50 करोगे तो आपको आंसर आ रहा है 0.25। To convert it in percentage, the answer is 25%.
और ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन 29 और क्वेश्चन 30 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 31। वो बोल रहा है कैलकुलेट ग्रोथ रेट। जी का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मैं एवरेज का नहीं पूछ रहा हूं, जो फॉर्मूला बेस्ड है। जी वॉज रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। फर्स्ट केस आपको रिटेंशन रेशियो दे रखा है कितना? 40%। दिस इज बी गिवन टू यू। Rate of return on retained earnings is 20%. R is given to you. So G is simply B into R, which is up 0.4 into 0.2 करोगे, it will not be 80%, it will be 8%. When you do 40 into 20%, होता क्या है? आप 40 कैलकुलेटर पे into 20, आप सिर्फ into 20 नहीं करोगे, आप into 20% लगाओगे। तो इसलिए टू नॉट गो रॉन्ग एक्सप्रेस बी एंड आर बोथ इन डेसिमल फॉर्म। 40% मतलब 0.4 और 20% मतलब 0.2। तो 0.4 into 0.2 ये 0.08 है, which comes out to 8%। तो ग्रोथ इन द फर्स्ट केस इज हाउ मच? 8%। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो 70%। क्या दे रखा है? रिटेंशन रेशियो नहीं दिया आपको, डीपीआर दिया है। बट क्या आप बी निकाल सकते हो? रिटेंशन रेशियो इज 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, हाँ कि ना? तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 70% है, रिटेंशन रेशियो कितना रहेगा? परफेक्ट। तो रिटेंशन रेशियो 30%, तो बी अपने कितना आया? 30%। आर कितना दे रखा है? 20। सो जी इज इक्वल्स टू 0.3 into 0.2, दिस इज 0.06, और आई कैन राइट इट एज 6%। सेकेंड केस में ग्रोथ आपका आता है 6%। जरा केस से ट्राई करोगे खुद से। ओके, सुपर फाइन, ठीक है। निकालना जी है आपको, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। कर डिस्कस। सबसे पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है, इट मींस रिटेंशन रेशियो कितना रहेगा? 20% फर्स्ट केस। पी रेशियो 8 है,
तो R will be 1/8 which is 0.125 के 0.25 125 which is 12.5%. Now growth is retention ratio 0.2, R is 0.125, तो ये कितना आता है 0.025 आएगा आपको ये, so therefore this can be written as 2.5%. तो growth in the third case is 2.5%. Please check. ठीक है, लास्ट केस में आप बोल सकते हो कि रिटेंशन रेशियो 10% है. So what the hell is this earning yield? Earning yield is just a alternative name for R. Earning yield and rate of return on retained earnings are same. Can you please note this point somewhere? Earning yield and rate of return on retained earnings are same. So this is just an alternative name for your R. तो आपको B 10% है, R 20% है, ग्रोथ आपका कितना आएगा? Growth in the last case will be 2%. Growth in the last case will be 0.1 into 0.2, which is 0.02, that is 2% for the last case. Earning yield मतलब ही rate of return on retained earnings. ये earning yield कहाँ पे आएगा सर? हमको आपको आएगा रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में. फॉर्मूला, the formula is that only EPS upon MPS. EPS upon MPS मतलब ये क्या? R. जितने आपको कैलकुलेशंस थे जो आ सकते हैं एग्जाम में, अल्टरनेटिव वैरायटी, वो आपको एक इंफॉर्मेशन देगा, दूसरा आपको निकालना है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. 32 33 वी कैन स्किप बिकॉज वो बहुत ही एक्सपेक्ट हो जाएगा, फिर से वही सेम स्टेप रिपीट करना पड़ेगा. आप देखोगे ऊपर फिगर्स आपको वही आएंगे. तो इंस्टेड ऑफ 32 एंड 33, 34 फिलहाल नहीं कर सकते, आप 35 पे आ जाइए. 35 36 37 we'll do these three questions and then we'll go to the last method of KE, that is CAPM approach. 35 check करो. Mr. Factor purchases an equity share of X Limited. X Limited has paid dividend of ₹2 per share last year. Question आपको प्रॉपरली बता रहा है, नो एम्बिग्विटी, कि ₹2 जो है वो हिस्टोरिक डिविडेंड है. मतलब क्या है? D0. सो D0 कितना है आपका? ₹2. Dividends are growing at the rate of 10%, so growth is directly given to you as 10%. What is the required rate of return of Mr. X on his equity investment if he purchases an equity share for ₹22? So you have been given P0 also. आपको निकालना है required rate of return, which is nothing but cost of equity. आपको निकालना क्या है? Cost of equity. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ऑब्वियसली देयर इज डिविडेंड, देयर इज ग्रोथ, तो भैया फॉर्मूला यूज करोगे KE is equals to D1 upon P0 plus G. 35 on page 30. सिंपल क्वेश्चन है, उड़ा देते हैं. क्वेश्चन 35 on page 30. KE is equals to D1 upon P0 plus G. But first D1. D1 is equals to D0 into 1 plus G. D0 was ₹2. Growth how much? 10% I suppose. So D1 is 2.2. एक बार D1 आ गया, फिर KE निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. KE is equals to 2.2 divided by D0 कितना है? 22 plus take G always in decimal, it is 0.10, and you multiply this whole thing by 100. 20%. Cost of equity is 20%. Please check, are you getting this point? Cost of equity is 20%. आसान था, टाइम पास. आ गया? क्वेश्चन 36 आप जरूर एमसीक्यू के लिए मार्क कर सकते हो. इंडिविजुअल क्वेश्चन इसके ऊपर चांस नहीं आया तो एमसीक्यू आएगा 36 में.
and equity share is currently selling for 60 rupees. So what is the 60 rupees? Please tell me. Currently selling मतलब मार्केट में ये अभी कितने में बिक रहा है? 60 पे. तो कहते हैं दिस इज P0. The earning per share is 7.5 rupees. EPS दे रखा है आपको, ठीक है. The company reinvests the retained earnings at the rate of 10%. Tell me what is this 10%? Correct. ये 10% आपका R है. Calculate the cost of equity share if the company's dividend payout ratio is 60%. अगर DPR 60% है, B कितना रहेगा? आपको क्वेश्चन में B बोला है, इधर B हमने लिखा था क्वेश्चन में, R आपके पास है तो ग्रोथ मिल जाएगा. नाउ अंडरस्टैंड सर, यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कौन से मॉडल से निकालेंगे? अब यहां पे ग्रोथ आपको डायरेक्टली दिया नहीं है, आपको बट इन्फर आप कर सकते हो. सेकेंड थिंग, आपको क्वेश्चन में ईपीएस दे रखा है 7.5 का, बट फॉर्मूला तो डीपीएस है ना. फॉर्मूला इज D1, राइट. अर्निंग पर शेयर 7.5 है. क्या हम इस अर्निंग पर शेयर से डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं? कैसे? क्वेश्चन पढ़ो एक बार. ये अर्निंग पर शेयर का 7.5 है, तो डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालें? डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, मतलब आपने अर्निंग्स का 60% डिविडेंड पे किया है, तो 7.5 इंटू 60% करो, कितना आता है? सर, इज दिस D1 और D0? Why D0? आपको सिर्फ इतना बोला ईपीएस 7.5 है, बट ये अर्निंग आपने अर्न कर लिया है ना, ये एक्सपेक्टेड अर्निंग्स थोड़ी है. दिस ऑलरेडी यू हैव अर्न. तो अगर ये अर्निंग आपने किया है, डिविडेंड पेआउट रेशियो 60% है, तो जो आप डिविडेंड पे करोगे वो आज का पे करोगे, तो अपने को ग्रोथ इसमें ऐड करना पड़ेगा. 7.5 60% जितना था आपका डिविडेंड, उसमें आपको ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अर्न दिस. अगर एक्सपेक्टेड वर्ड दिया रहता तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, ऑलरेडी अगले साल का अर्निंग दिया है, तो अगले साल का अर्निंग इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो डिविडेंड आएगा वो अगले साल का आएगा. फिर मैंने उसमें ग्रोथ ऐड नहीं किया रहता. बट क्वेश्चन ने यहाँ पे एक्सपेक्टेड वर्ड ही कहां पे यूज किया? क्वेश्चन ने बोला भाई ईपीएस इतना है. अब ये तो ऑलरेडी कमा चुका है ना. दिस अर्निंग्स आई हैव ऑलरेडी अर्न, तो इससे दिस इज ऑलरेडी व्हाट हिस्टोरिकल अर्निंग्स ओनली, ठीक है. तो इसलिए क्वेश्चन 36 आप एमसीक्यू के लिए ले सकते हो. अगर आया तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा इस पे. Question 36 on page 30. First, earning per share मैं यहां पे लिख रहा हूं करंट, कितना है? 7.5. डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 60%. सो अगर आपको ये क्लिक नहीं हुआ कि सर 7.5 का 60% को पे करना है, तो आप डीपीआर को फॉर्मूला में ला लो. डीपीआर का फॉर्मूला इज डीपीएस अपॉन EPS into what? 100. तो DPR is 60. DPS आपको चाहिए, EPS is 7.5 into 100. Ultimately, DPS will be 7.5 into 0.6, which is how much है? 4 बोला ना आपने? 4.5. तो 4.5 is DPS. But understand, अगर आप करंट अर्निंग्स ले रहे हो, मतलब आज के अर्निंग्स ले रहे हो, तो आपको डिविडेंड भी आज का ही मिलेगा. सो दिस इज अगेन व्हाट? D0. Then next thing, if DPR is 60%, retention ratio will be 40% and R is time break. देखो R is 10%, ग्रोथ निकालो 4%. लिखा हुआ निकल जाएगा यार अभी. तो D0 में आपको ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा 4% का. R कितना दिया था? 10%. So growth is equals to B into R, which is 0.4 into 0.1, 0.04, which is 4%. आपको अगर D1 चाहिए तो D0 into 1 plus D कर लेना. D0 कितना है ऊपर आपने निकाला? 4.5. ग्रोथ इज 4%, तो 1.04. तो D1 is 4.5 plus
4% या 4.5 into 1.04, योर विश। 4.6 ये D1 है, एंड लास्ट में बिठाऊंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 इज 4.68, करेंटली कितने मिल रहा है आपको शेयर, और ग्रोथ है 0.04, मल्टीप्लाई दिस बाय 100, 11.8% is the cost of equity. 11.8% is the expected rate of return or cost of equity for the investor. Done? अच्छा क्वेश्चन था ये, प्लीज मार्क दिस। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अपने को बोला था कि यार ईपीएस दे रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए अपने को चाहिए D1। तो हमने, हमारे पास अर्निंग आज का था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 60% के पे आउट रेशियो से, और बोला कि करेंटली कंपनी 4.5 का डिविडेंड पे कर रही है। अच्छा, अगर डीपीआर दे रखा है आपको, तो रिटेंशन रेशियो आप निकाल सकते हो 100 माइनस डीपीआर विच कम्स आउट टू 40%। आर आपको दे रखा था क्वेश्चन में 10% का, तो ग्रोथ इज इक्वल्स टू बी इनटू आर विच केम आउट टू 4%। अब व्हेन वी यूज फॉर्मूला ऑफ के, वी डोंट नीड D0, वी नीड D1। तो हमने क्या किया, 4.5 में ग्रोथ ऐड किया 4% का और D1 निकाला। वंस वी गेट D1, ये दिया था, ये हमने निकाला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11.8%। गलती क्या 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 होती है यहाँ पे? पहली गलती होती है कि यही रियलाइज नहीं होता कि ये अपने को अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, आर दे रखा है, तो ग्रोथ निकालना है, ये पहली गलती थी। तो ग्रोथ निकालते ही नहीं है बच्चे, क्या करते हैं 7.5 इंटू 60%, कितना है 4.5 ना, 4.5 डिवाइड बाय प्राइस इज 60। वो पहला मॉडल लगाता है, कौन सा, डिविडेंड प्राइस वाला, डी बाई पी। तो वो 4.5 डिवाइड बाय 60 करता है, बात खत्म, कौन गया। और वो जानबूझ के ऑप्शन में रखेगा ऐसा, उसका आंसर ये है करके। दूसरा, अगर एक बार ग्रोथ निकाल लिया तो ये रियलाइज नहीं होता कि ये अर्निंग ऑलरेडी हिस्टोरिकल है, इस अर्निंग से जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो भी हिस्टोरिकल मिलेगा। तो होता क्या है, वो जो 4.5 का है ना, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 4.68 people take 4.5, मतलब they forget to add growth in this historical dividend। तो ये दो गलतियां हो सकती है, तो बी अवेयर ऑफ फॉर दीज टू मिस्टेक्स, ठीक है। क्वेश्चन 37 आप करो फटाफट, कल का जो एवरेज मेथड था वो है, नहीं मत करो, कल यही किया था, बुक में यही क्वेश्चन है 4.15 और 2 का, कौन सा, ये वाला। If you see, this is the same question in the book, ये वाला क्वेश्चन है वो, 2, 2.4, 2.88, 3.46 एंड 4.15। तो 20.02 आया था, आप करना चाहते हो कर सकते हो, can do this question if you want, but I know you don't want to, so it's okay, homework okay, ऐसे कर सकते हो, 2 मिनट लगेंगे। This is your present value, this is your future value, n will be 4 years, what I would simply 4.15 divided by 2, this under 4th root। तो 4th रूट आपके कैलकुलेटर पर निकलता है 2 बार दबाने से, 1.2002 minus 1, तो 0.2002 which is 20.02%, ठीक है। हो गया होमवर्क, खुश रहो जिंदगी में। ठीक है, सो अब तक हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 3 फॉर्मूलास पढ़े थे। फर्स्ट इज डी बाई पी, सिंपल। सेकेंड, जस्ट रिप्लेस डी बाई ई एंड इट बिकम्स ई बाई पी। थर्ड, D1 by P0 plus G, and the last method is capital asset pricing model, CAPM। अंडरस्टैंड करो थोड़ा थ्योरी इसका, बिकॉज ये जो है, ये दोनों रिस्क जो है, ये आप प्लीज इंपॉर्टेंट मत करो। ये वाला जो टेबल है, प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें एमसीक्यू आए दिन इंस्टीट्यूट पूछता है, थ्योरी एमसीक्यू, इधर से थ्योरी एमसीक्यू आने के चांसेस है। तो अंडरस्टैंड
ऑन व्हाट बेसिस दिस मॉडल इज, वो रिस्क पे अपन बाद में आते हैं, पहले ये मॉडल का लॉजिक समझ लेना कि ये मॉडल क्या बोलता है। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। टेल मी, व्हाई डू यू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स? सिंपल, आप इक्विटी शेयर में पैसे क्यों लगाते हो? ग्रो होने के लिए। अच्छा, वो तो एफडी में भी ग्रो होता है ना, तो इक्विटी में क्यों? हाँ बट वो क्या करेगा, तो तूने अगर रिलायंस का 10 शेयर खरीदा तो कल जाके अंबानी के साथ बैठ सकता है क्या? ये अंबानी जियो बंद कर, वेल चालू कर, भोसले टेलीकॉम, ऐसा कर सकता है क्या? तू नहीं कर सकता। ग्रोथ इज मोर, ओके ठीक है। See, when you compare two assets, one is equity shares of a company, second is FD, simple FD, तो जाहिर सी बात है इक्विटी में ग्रोथ ज्यादा है, रिटर्न इक्विटी में ज्यादा है, बट रिस्क जो है वो भी इक्विटी में ज्यादा है। आप चाहते तो क्या कर सकते? इफ यू आर अ पर्सन हु डोंट लाइक रिस्क, लगा एफडी में पैसा, परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सुना है? जी से गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कुछ सुना है क्या आपने? मतलब जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहता है आपसे या फिर कोई भी पब्लिक से, तो गवर्नमेंट इश्यूज द बॉन्ड्स फॉर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी। सेंट्रल का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं, वहां पर रिस्क कुछ नहीं रहता। इनफैक्ट डिबेंचर्स में रिस्क सबसे कम होता है, ये बॉन्ड्स डिबेंचर्स उसमें। तो आप अगर चाहो तो इन बॉन्ड्स में पैसा लगाओ, रिस्क कुछ भी नहीं है। इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक एफडी, इन सारे असेट्स को हम बोलते हैं द असेट्स विच गिव रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब बिना कोई रिस्क लिए आपको रिटर्न मिलता है, उनको बोलते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज विच आर गिविंग यू रिस्क फ्री रिटर्न। तो चाहते तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते थे, yes or no? But you are investing in what? Equity, to get some premium over and above the risk free। मतलब लेट्स से मार्केट में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो रिटर्न दे रहा है आपको 6% का, 6% पर एनम इज दिस सिक्योरिटी गिविंग यू, तो ये हो जाता है आपका रिस्क फ्री सिक्योरिटी। सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी योर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ये जो भी हुए दो, ये सब क्या है? आपके रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है। तो ये आपको एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न देता है, ठीक है। बट आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसमें? इक्विटी में। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? अगर मैं कल को जाकर रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन कि यार रिलायंस शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी दिस रिटर्न ऑल्सो, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन रिलायंस से रहेगा तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का रेट ऑफ रिटर्न तो मीट कर। तो माय एक्सपेक्टेशन, माय कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी होल्डर, माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम RIL will be to give 6% return along with it some premium, because अगर मुझे रिटर्न ही चाहिए रहता इतना ही तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था ना, मैं RIL में क्यों पैसा डालूं? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एज पर दिस मॉडल RF, समझता नहीं मेरा, RF मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम? रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मतलब सर अगर मैं रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं, उस रिस्क के लिए मुझे कितना प्रीमियम मिल रहा है, फॉर दैट रिस्क हाउ मच प्रीमियम एम आई गेटिंग। अब यहां पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है बट कर लेने दो, बेटर रहेगा। सुना है आपने इसको? heard of these things? निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सुना है इन सबके बारे में आपने? इनको बोलते हैं मार्केट इंडाइसेस। क्या बोलते हैं इनको? मार्केट इंडाइसेस। if you are able to recollect, Nifty is top 50 companies, Sensex मालूम है?
टॉप 100 कंपनीज। बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक्स आते हैं, ओनली बैंक से फॉलो होता है। आईटी निफ्टी जिसमें सिर्फ आईटी कंपनीज आता है। अब जो परसों यूएस इंडिया का ट्रेड डील हुआ, जस्ट रिसेंट की बात है, अपने इंस्टा पे सुना रहेगा, नहीं सुना? इंस्टा बंद है। और सो जब भी ऐसे कोई ट्रेड डील्स होते हैं जिससे आईटी के सेक्टर का फायदा होता है या बैंक सेक्टर का फायदा होता है, तो ये इंडेक्स भागता है। निफ्टी में सिर्फ बैंक से होते हैं, निफ्टी में बहुत कंपनीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के। सेंसेक्स में भी सेम। कहने का तात्पर्य क्या है, ये सब क्या है? मार्केट इंडाइसेस है, मार्केट इंडेक्स। देयर इज, ये ठीक है, इतना क्लियर है? अगर आप ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पकड़ते हो कंपनी, ये कंपनी ने पैसे रोकने, अगर मैंने डिसाइड किया टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, आई हैव टू टैकल टू रिस्क। हाउ मेनी रिस्क? टू टाइप्स ऑफ रिस्क। वन इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक रिस्क, द अदर वन इज कॉल्ड एज अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का एक और नाम है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, और अनसिस्टमैटिक रिस्क का नाम है डाइवर्सिफाइबल रिस्क। अंडरस्टैंड ये जो रिस्क होते क्या है? Please pay attention to this name, non-diversifiable and diversifiable. डाइवर्सिफाई का आपको मतलब मालूम है क्या? डाइवर्सिफाई नॉर्मल इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है डाइवर्सिफाई का? डाइवर्सिफिकेशन का। एसीबीएसई, बीएमसीसी। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? आपने सुना रहेगा यार, मेरे लिए एक बिजनेस में रहना मुश्किल है, लेट मी डाइवर्सिफाई माय बिजनेस। आपने एक बहुत फेमस लाइन है, अगर आपने थोड़ा, आपको अगर फाइनेंशियल मार्केट्स का थोड़ा कुछ ऐसे स्लैंग्स मालूम है तो, नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब क्या? आप अपना सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, आप अलग अलग कंपनी में, अभी अलग अलग सेक्टर के कंपनीज, आरआईएल इज इन पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम सेक्टर, जो भी है वो। अगर मैं, मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 10 लाख रुपए यहाँ पे डालूंगा, आरआईएल में कुछ पैसा इन्फोसिस, कुछ पैसा एक्सिस बैंक, कुछ पैसा अदानी। मतलब लेट मी डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो। तो डाइवर्सिफाइबल रिस्क का मतलब क्या? ऐसा रिस्क जो कंट्रोल हो सकता है, ऐसा रिस्क जो क्या हो सकता है? कंट्रोल हो सकता है बाय डाइवर्सिफाइंग द बिजनेस। तो अगर आप यहां पे पढ़ोगे, ये देखो यहां पे, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ऑल्सो एज व्हाट? डाइवर्सिफाइबल रिस्क। डाइवर्सिफाइबल का मतलब क्या? इट कैन बी रिड्यूस्ड। व्हाट कैन बी रिड्यूस्ड? रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन। सर ये रिस्क क्या क्या होता है? एग्जांपल देखो इनके क्या है। स्ट्राइक, आरआईएल में लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? वो लेबर यूनियन से बात करो, उसके क्या नीड्स है वो फुलफिल करो, नेगोशिएट करो। लॉकआउट हो गया, मतलब कुछ लाइट चला गया या फिर कोई मशीन काम करना बंद किया, आप उसको रिपेयर करके ये कर सकते हो। लेबर शॉर्टेज है, लेबर लेके आ जाओ यार। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, आपकी जो मैनेजमेंट है वो घटिया है, थर्ड क्लास है, मैनेजमेंट आप नया लेके आओ। मतलब ऐसे रिस्क जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। टेल मी, एक बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? बैड डेट्स, बट उसको बोलते हैं अपन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आपका बैंकिंग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर हुआ है क्या? अभी है क्या? होगा होगा। तो उसमें ये है, ग्रुप वन में नहीं था बैंकिंग, ठीक है, रहेगा। तो वहां पे आप पढ़ोगे एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग बैड डेट्स, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो उसके लिए कंट्रोल क्या है? तुम लगाओ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल लगाओ। क्या कंट्रोल लगाओगे कि यार
हमको जो रिकवरी करनी है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी, हमको लोन देते वक्त ही क्लाइंट का पूरा हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा, ये सब आपके हाथ में। आप कल को क्या बोल नहीं सकते, अरे मेरे को ये मालूम नहीं था। ये आपके कंपनी, आपके सेक्टर का स्पेसिफिक रिस्क है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अनसिस्टमैटिक और डाइवर्सिफाइबल रिस्क। नेक्स्ट रिस्क आता है सिस्टमैटिक रिस्क, कॉल्ड एज व्हाट, नॉन डाइवर्सिफाइबल। नॉन डाइवर्सिफाइबल मतलब क्या, इट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे, आप उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। एग्जांपल देखो, इन्फ्लेशन आपके हाथ में है, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट आपके हाथ में है, बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ाया कम किया, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी आपके हाथ में है, आंसर इज नो। तो ऐसे रिस्क जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस या मार्केट की वजह से आते हैं, वो आप टैकल नहीं कर सकते, वो आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, आपको वो रिस्क को लेकर जाना पड़ेगा। उनको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। और सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो क्या होता है, मार्केट ड्रिवन रिस्क। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक, कैन बी डाइवर्सिफाइड, कैन बी एलिमिनेटेड। सिस्टमैटिक रिस्क इज बिकॉज ऑफ मार्केट, कैनॉट बी डाइवर्सिफाइड एंड देयरफॉर कैनॉट बी एलिमिनेटेड। क्या ये दो रिस्क आपकी क्लियर है? तो जब भी मैं आरआईएल में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे मान के चलना पड़ेगा कि ये दो रिस्क मुझे लेने पड़ेंगे, उसमें से भी ये रिस्क जो है मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, ये रिस्क मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो ये हो जाता है मेरा कैनॉट बी एलिमिनेटेड, कैनॉट बी एलिमिनेटेड एंड कैन बी एलिमिनेटेड, कैन बी एलिमिनेटेड। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं हमेशा इसको ध्यान रखना, अ सिंगल स्टॉक और अ सिंगल शेयर और स्टॉक of a company is always more riskier than market index or market indices. A single share or stock of a company is always more risky than market index. Reliance Industries में इन्वेस्ट करना ये बहुत रिस्की है as compared to investing in Nifty. एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है when I compare it to investment in बैंक निफ्टी। मतलब एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, अगर वही मैं मल्टीपल कंपनीज में अपना पैसा पूल कर रहा हूं। ऑलवेज lay your eggs in different basket और डोंट lay your eggs in one basket का यही लॉजिक है, बिकॉज सिंगल जो है वो हमेशा रिस्की रहता है when compared to what, a group। आपके बचपन में रिग्रेशन था, सुन लेना। देयर इज अ टर्म व्हिच आई वांट टू इंट्रोड्यूस, जिसका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये आपके फाइनल में आएगा एसएफएम में, बट ये इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। बीटा, बेटा कर लगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बीटा। बीटा इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये मैं लिख रहा हूं इसलिए बिकॉज अगर गलती से एमसीक्यू में आ गया कि बीटा इज व्हाट, बीटा इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अगर आया तो गलती से। बट प्रॉब्लम ये है बीटा का मतलब क्या है, आपको बता दीजिए, बट हम देश रहे, हमको रिग्रेशन याद ही नहीं है, हम फॉर्मूला भी याद नहीं है, क्या बोल रिग्रेशन का मतलब, बोल 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 बोल। बीटा इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सर व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय रिग्रेशन कोएफिशिएंट? मुझे डेप्थ फॉर्मूला में नहीं करना मेरे को। अब अगर मैं कंपेयर करूं एक मार्केट, ठीक है, मार्केट में कंपेयर कर रहा हूं मैं निफ्टी, लेट मी कंपेयर निफ्टी एंड लेट मी कंपेयर रिलायंस। एज कंपेयर टू निफ्टी, रिलायंस में कितना सिस्टमैटिक रिस्क है? कौन सा रिस्क बोला मैंने? मतलब ऐसा रिस्क जो एलिमिनेट नहीं कर सकते। टेल मी वन थिंग, निफ्टी में क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज रहते हैं अलग अलग रिस्क की। प्लीज रिमेंबर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सभी मार्केट इंडेक्सेस में कोई भी रिस्क डाइवर्सिफाइबल नहीं होता।
डाइवर्सिफाइबल नहीं था बिकॉज वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड है। आपके निफ्टी में अगर ऊपर टॉप पे एसबीआई है तो नीचे एक केमिकल एनर्जी वाला कंपनी है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन देखो कितना है उसमें। तो इसीलिए आप ये मार्केट इंडेक्सेस को कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए मार्केट इंडेक्सेस आर ऑलवेज कंटेनिंग व्हाट, सिस्टमैटिक रिस्क। और अगर आपने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया है नोट्स में, एक लाइन है, सिस्टमैटिक रिस्क इज व्हाट, मार्केट रिस्क। तो जो निफ्टी में रिस्क है, जो सेंसेक्स में रिस्क है, जो बैंक निफ्टी में रिस्क है, निफ्टी नेक्स्ट 50 करके एक इंडेक्स है, इन सब में जो रिस्क है वो क्या और कौन सा रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क। और बीटा क्या बोलता है, बीटा बोलता है यार व्हेन आई कंपेयर निफ्टी विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इन कंपैरिजन टू निफ्टी हाउ मच इज द सिस्टमैटिक रिस्क इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिस इज व्हाट इज मेजर्ड बाय व्हाट, बीटा। तो बीटा क्या मेजर करता है, आप लिखो यहां पे, बीटा मेजर्स हाउ मच is the risk, how much is the systematic risk that is non-diversifiable risk, that is non-diversifiable risk in a particular stock, in a particular stock when compared to market indices. Beta measures how much is the systematic or non-diversifiable risk in a particular stock when compared to what, market indices. ये पहला पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट राइट डाउन, द रिस्क in market indices is always, which risk, market indexes निफ्टी सेंसेक्स में कौन सा रिस्क रहता है, सिर्फ systematic risk which is non diversifiable. The risk in market indices is always systematic, that is non diversifiable risk, non diversifiable risk. बीटा, आपको इधर सोचिए, बीटा दो चीजों को कंपेयर करता है, एक मार्केट दूसरा स्टॉक। बीटा ऑफ द मार्केट इंडाइसेस, बीटा ऑफ द मार्केट इंडाइसेस इज ऑलवेज 1, बीटा ऑफ द मार्केट इंडाइसेस इज ऑलवेज 1, पॉजिटिव। हाँ, beta of the individual security, beta of the individual stock in fact can be more than 1, less than 1, can be more than 1, less than 1, zero रहेगा, बहुत बहुत रहे zero, can be more than 1, less than 1, or it can be negative also. It can be more than 1, less than 1, and what, negative. हाँ, मार्केट का हमेशा 1 रहेगा, इंडिविजुअल का कुछ भी हो सकता है। लास्ट लाइन लिखूंगा, इफ बीटा ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड vis-a-vis Nifty is 1.2, if beta of RIL as compared to Nifty, इसको अपन vis-a-vis बोलते हैं, as compared to Nifty is 1.2, अगर आपको ऐसा लाइन है कि रिलायंस का बीटा 1.2 है, इसका मतलब क्या, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, if returns of Nifty increases by 1%,
if returns of Nifty increase by 1%, returns of RIL will increase by 1.2%. If returns of Nifty increase by 1%, returns of RIL will increase by 1.2%. लॉजिक अगर आपको एक याद आ रहा है, मैंने ऊपर क्या लिखा है, एक लाइन लिखा मैंने कि इंडिविजुअल का रिस्क हमेशा मार्केट से ज्यादा रहेगा, मतलब आरआईएल में इन्वेस्ट करने का रिस्क हमेशा मार्केट रिस्क से ज्यादा होगा। अगर आरआईएल में आपको रिस्क ज्यादा हो रहा है तो लॉजिकली आरआईएल में रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा मिलना चाहिए। तो बीटा मेजर करता है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। इन सिंपल वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, मार्केट का बीटा 1 रहेगा, स्टॉक का बीटा कुछ भी हो सकता है। अब सर बीटा सिखाया क्यों? बिकॉज जो ऊपर सीएफएम का फॉर्मूला है, सॉरी सीए ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है सीएपीएम का, उसमें जो रिस्क प्रीमियम है ना, रिस्क प्रीमियम, इसका एक अलग फॉर्मूला है और इसके फॉर्मूले में बीटा आता है। क्या फॉर्मूला है विल डिस्कस टुमारो। एक छोटा चीज, अगर कोई होमवर्क नहीं किया तो होमवर्क यही नहीं छोड़ दो, एक बार है ना बस ये जो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक और ये लास्ट में जो लाइंस दिए हैं मैंने आपको, वो एक बार पढ़ के आना ताकि कल का डिस्कशन बेटर समझेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। कर सकते हो आप, यू कैन डू इट। वही है वो, फिर से घुमा फिरा के वही पूछ रहेगा वो।